This is an ABP Life podcast. वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में इंटेलिजेंस चीफ ने बताया था कि चीन सबसे ज्यादा जीन एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। यही बात कुछ समय पहले हुई जब ये अफवाह रूस ने यूक्रेन के लिए फैलाई थी कि यूक्रेन सुपर सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहा है। सुपर सोल्जर्स, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि इनके डीएनए में बदलाव करके इन्हें बनाया जाता है जिससे वो रोबोट की तरह बिना थके बिना सोए लड़ने में सक्षम है, जस्ट लाइक मार्वल सुपर हीरो। यस, अब कितना सच कितना झूठ ये तो रूस यूक्रेन वाले या चीन वाले ही जाने, मगर ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये डीएनए में कैसे चेंजेस होते हैं भाई? और क्या डीएनए में चेंज करना इतना आसान है, खतरनाक है या फायदेमंद है? जानेंगे बहुत कुछ और सब कुछ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आज के FYI में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में है सर गंगाराम हॉस्पिटल से जेनेटिक्स कंसल्टेंट डॉक्टर वेरोनिका अरोरा। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगी वो यही कि ये जो हम लगातार हर न्यूज में पढ़ रहे हैं कि ये एक तरीके से सुपर सोल्जर बना देता है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी एकदम मार्वल का सुपर हीरो टाइप, तो क्या इस टेक्नोलॉजी से ऐसा वाकई हो सकता है? सबसे पहले जीन एडिटिंग डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि जीन आखिर क्या होता है। तो हर जीव में जो सेल होते हैं उस सेल के अंदर बहुत सारा डीएनए होता है। डीएनए वो मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अब इस डीएनए में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम जीन बोलते हैं। हमारी जो बॉडी की पूरी जीन होती है वो मदर और फादर दोनों से आती है। अब हमें जो सारे काम करने हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, उन सारे फंक्शंस को ये जीन्स ही रेगुलेट करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर इन जीन्स बनने में कुछ एरर आ गया या कुछ चेंज आ गया, या जैसे हमने कोविड टाइम में सुना था कुछ म्यूटेशन आ गई, तो हमारा डे टू डे काम में प्रॉब्लम आ सकती है, दिमाग के फंक्शनिंग में, हार्ट के फंक्शनिंग में, ये सारी चीजें बाय बर्थ होती हैं। और अब हम इन द अर्ली 90s इन 2000s we were able to change that, और ये एडिटिंग टेक्नोलॉजीज अब हमारे सामने आई और इनके ऊपर काफी तेजी से रिसर्च चल रही है। ये डीएनए में आखिर चेंजेस होते कैसे हैं? मतलब क्या पैदा होने से पहले कोई गर्भ में है तब होंगे कि मतलब कब होंगे, पैदा होने के बाद कब होते कब हैं ये? तो डीएनए में जो ज्यादातर चेंजेस होते हैं वो बिफोर द प्रोसेस होते हैं। तो बहुत एक सेल बनता है जिस सेल को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। वो एम्ब्रियो एक 1 सेल स्टेज से शुरू होता है और वो डिवाइड करते 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 एक 3 किलो का बच्चा बन जाता है। अब इस टाइम पे जब वो सेल डिवाइड कर रहे होते हैं तो 10⁻⁻8 टाइम्स में एक बार एरर आता है। मतलब 1 in 1 मिलियन से भी ज्यादा डिविजन्स के बाद कोई एक एरर आता है। ज्यादातर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो डीएनए रिपेयर मशीनरी है, वो इन एरर्स को ठीक कर पाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये एरर्स रह जाते हैं और ये एरर्स बीमारियां या डिजीज कॉज करते हैं। अब इन एरर्स का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके लिए कुछ जीन थेरेपीज हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो भी हमें बार बार देनी पड़ सकती हैं। ओके। अब इसी के लिए हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे हम कोशिश करते हैं कि जिस पार्ट ऑफ डीएनए एरर है उसको ठीक पाएं ताकि वो पोर्शन ऑफ डीएनए सही से काम करने लगे। ओके ओके ओके। तो क्या ये बहुत कॉमन है या रेयर है? इंडिया में क्या लोग इसका इस्तेमाल करवाते हैं? तो ऑफ कोर्स ये कॉमन नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एथिकल इश्यूज टू इट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये होता कैसे है। इस टेक्नोलॉजी को हम डीएनए सिजर्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ रियल सिजर, ये कैंची नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम एक सिजर जैसा मॉलिक्यूल डालते हैं जो बेसिकली ऐसा काम करता है जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर हो गया
हम पहले जाके उस एरर को ढूंढते हैं, कट करते हैं, फिर नया सही वर्ड को पेस्ट करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ये जो क्रिस्पर है ये जाके डीएनए में जो प्रॉब्लम है, एरर है, उसको ढूंढता है और Cas9 एक एंजाइम है जो उसको जाके करेक्ट करके न्यू एंड करेक्टेड डीएनए वहाँ पे लगा देता है। एंड ये बहुत कॉमन नहीं है। हाँ। और ये पूरा जो प्रोसीजर है यही कहलाता है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। Yes, this CRISPR-Cas9 is called a gene editing technology. एंड इंडिया में इट इज राइट नाउ अभी सिर्फ रिसर्च लेवल पे यूज हो रहा है। एंड इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारे घातक लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आप बता सकें कि अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर पाएंगे मैम? So if we talk about common genetic disorders, इसमें थैलेसीमिया आता है, इसमें ल्यूकीमियाज आते हैं जो कैंसर्स होते हैं, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है। तो कोई भी डिसऑर्डर जिसके अंदर जीन की वजह से प्रॉब्लम है वो हम इससे ठीक कर सकते हैं। ऐसे कई डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चों की हाइट कम रह जाती है या बच्चों के बाल नहीं आते, बिकॉज वो जीन्स नहीं काम करी, तो वो सारा इसमें ठीक हो सकता है। ओह वाओ, मतलब इंडिया में लेकिन अभी इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ये रिसर्च लेवल तक ही है। इंडिया में इस पे काम डेफिनेटली हो रहा है, मगर बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव, ये बहुत सारे करोड़ रुपए का होता है, तो इसलिए केमिस्ट पे जाए और प्रिस्क्रिप्शन में अच्छा हमें क्रिस्पर वो मिल जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इसके बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम डीएनए चेंज करने की कोशिश करें, एक जीन को करेक्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है वो क्रिस्पर जाके बाकी और कहीं जाके बाकी जीन्स को भी खराब कर दे। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमको बहुत ही सावधानी से इस न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना है। एंड ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी के यूज से ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है, बिकॉज लोग ऐसा भी कोशिश कर सकते हैं कि हम डिजाइनर बेबी तैयार करें, एक बच्चा जिसका रंग बदल दें, जिसकी हाइट बदल दें, जो बिल्कुल एथिकली गलत है। तो ये जो चीज है ये हमारे क्रिस्पर के बेसिक इंटेंट, मतलब इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया, ये डिजाइन किया गया है सीरियस बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। ओके, तो क्या फॉरेन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है? सो फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीजें इंश्योर्ड है। बट वहाँ पे भी ऐसे क्लिनिकली हॉस्पिटल्स में नहीं इस्तेमाल हो रहा, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स, रिसर्च ट्रायल्स में ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और एक बार इसकी सेफ्टी प्रूव हो जाती है इस टेक्नोलॉजी की, फिर ही ये टेक्नोलॉजी आगे जाके हम सबको मिल सकती है कि हम इसको डे टू डे में यूज कर पाए। ओके, बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसमें ऐसी पावर है कि एक बच्चा जो कभी उठेगा नहीं, उसको एक इंजेक्शन के बाद खड़ा कर सकती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। बट उसके बावजूद भी ये इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, अगर इसमें इतनी पावर्स हैं? तो द कंट्रोवर्सी, जैसा मैंने बोला, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात के लिए है क्योंकि ये डीएनए में परमानेंट चेंज ला सकती है, और ये परमानेंट चेंज पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है। अगली पीढ़ियों में इस चेंज का क्या इफेक्ट होगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। क्या वो इफेक्ट सही होगा, क्या वो इफेक्ट गलत होगा, वो हमें नहीं पता। ये एक रीजन है इसकी कंट्रोवर्सी का। दूसरा रीजन है, जैसे मैंने बोला, लोग इसको डिजाइनर बेबीज क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने बोला, ये जो सोल्जर्स वाली बात है, लोग इसका किसी भी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कोई पावर्स बढ़ाने के लिए, और ऐसी चीजें ट्रीट करने के लिए, या ऐसी चीजों में चेंजेस लाने के लिए जो नेचुरली नहीं एडवाइजेबल है। किसी भी फैमिली में एक से ज्यादा बच्चा है जिसको मंदबुद्धि, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, कैंसर है, ऑटिज्म है, वो जरूर जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में दिखाए और इन सारी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज का और ट्रीटमेंट्स का लाभ उठाए। अरे वाह मैम, बहुत ही अच्छी बात जो आपने कही। एक सवाल जो मेरे मन में आखिरी आ रहा है वो ये कि अगर किसी का, जैसे आपने कहा, डीएनए में बदलाव जो हम करते हैं,
अगर डीएनए में चेंज किया जाता है तो वो डीएनए सेम रहेगा उसके पेरेंटल फैमिली से या वो डिफरेंट हो सकता है? वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना? ओके ओके ओके, सो इस तरह कभी मतलब डीएनए उनका मैच नहीं कर पाएगा। राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेरोनिका अरोरा हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और सभी को इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Live podcast.